नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर। हरियाणा में आरएसएस की जो स्थापना है वो कब हुई, पहली शाखा कब लगी और धीरे धीरे आरएसएस की जो है आज हरियाणा में कितनी शाखाएं लगती है और कितने नए लोग आरएसएस से जुड़े, और जो अभी 100 साल पूरे हुए हैं उसमें जो नए नेता जो आरएसएस में या बीजेपी में शामिल हुए हैं वो कुछ वर्दी पहने भी नजर आए हैं। ओपी जी, जिसको आप वर्दी कह रहे हो ना, बेसिकली उसको आरएसएस में ना गणवेश कहते हैं जी, यूनिफॉर्म, मतलब बात वही है, लेकिन वो थोड़ा सा ना शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं। और वो शुद्ध हिंदी मुझे लगता है वो महाराष्ट्र साइड वाले, क्योंकि इधर अपना यूनिफॉर्म मतलब जो आम बोलचाल की भाषा नहीं होती है। वर्दी तो वैसे भी उर्दू का शब्द हो गया। हाँ, तो गणवेश यूज करते हैं। और आज इंटरनेट पे आप देखें कि जब 100 साल पूरे हो गए हैं और बीजेपी सरकार हरियाणा में तीसरी बार जो पावर के अंदर है, इसके बाद पॉलिटिशियंस को, खास करके जो बीजेपी में हैं, जो कांग्रेस बैकग्राउंड से आए, लोकदल बैकग्राउंड से आए, किसी और बैकग्राउंड से आए, लेकिन अब बीजेपी में कुछ पोजीशन पर बैठे हैं या पोजीशन पाना चाहते हैं, तो अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए वो गणवेश जो है, जिसके अंदर खाकी पैंट है, सफ़ेद शर्ट है, हाथ में लाठी है, उसका भी शायद कोई नाम उनका कोई आरएसएस में कोई नाम होता है। ब्लैक टोपी है। ब्लैक टोपी है। और जिस तरीके से आजकल पार्क वार्कों में भी काफ़ी शाखाएं लगती है, और उसको छोड़ो यूनिवर्सिटीज़ में शाखाएं लगती हैं, मतलब शाखाएं लगती है या उनके इवेंट्स होते हैं, लेकिन प्रोपोगेट होता जो है। अभी पहले जैसे था सफ़ेद शर्ट और खाकी पैंट या निक्कर होती थी पहले, उसमें बदलाव किया गया है। अब सफ़ेद शर्ट और ब्राउन पैंट हो चुकी है। अब पैंट पहनते हैं, पहले निक्कर। हाँ, पहले निक्कर का होता था। तो अब तो उसमें ड्रेस में भी थोड़ा सा ना बदलाव किया है, अब वो ब्राउन पैंट पहन सकते हैं। तो जो आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं, और हरियाणा की खास करके अगर हम बातचीत करें, तो आरएसएस 2014 से पहले ना बिल्कुल लो प्रोफाइल और ऐसे लोगों की संस्था थी जो चुपचाप लो प्रोफाइल होकर समाज की सेवा में जुटे रहते थे, बिना थके, बिना हारे, बिना किसी अपेक्षा के। ज़्यादातर इसी तरह के, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं गौ सेवा के लिए बहुत सारा काम किया, स्वदेशी आंदोलन के लिए बहुत सारा काम किया, बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा काम किया आरएसएस ने। लेकिन सत सिंह जी, हम भी जब छोटे छोटे थे और हम स्कूल में, पार्क में या शाम को स्टेडियम में कहीं पे भी जैसे हम जाते थे खेलने कूदने के लिए, तो वहाँ पे कुछ आरएसएस के लोग शाखाएं लगाते दिखते थे। और उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो उनका मजाक भी उड़ाते थे कि अरे सुबह सुबह या शाम को ऐसे देखो ये क्या करते हैं, पता नहीं समझ में अपने गांव वाले तो ऊत होते निक्करदारी कह देते थे, मतलब कुछ कह देते थे। हाँ। लेकिन जब सत्ता में आते हैं, बीजेपी की सरकार हरियाणा में आती है, तो जो लोग मजाक उड़ाते थे आज वही लोग शाखा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हम नाम यहाँ किसी का नहीं लेंगे, लेकिन ये तो हम इसके तो गवाह हैं कि जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे उनका, वो आज वही जो गणवेश आपने बताई वो पहन के, हाथ में लठ लेके, और जो शौर्य या प्रदर्शन जो होता है उसमें शामिल होते हैं। जी, आरएसएस के अंदर देखिए एक ध्वज अलग होता है, मतलब जैसे बाकी सारा देश तो तिरंगे को प्रणाम करता है, लेकिन आरएसएस क्योंकि संस्था है तो उनका अपना एक ध्वज होता है, और उसके सामने जो कोई भी जाता है उसको सिर झुकाना पड़ता है। ये वहाँ का नियम है। एक दो शाखा में मैं भी गया हूँ, और ये तो बहुत पहले की बात है, वहाँ मैंने देखा उनका। देखिए, आरएसएस का ना एक दो चीज़ों में डिफाइन करें ना, अनुशासन के मामले में वो बहुत पक्के हैं। आरएसएस आपको अनुशासन सिखाता है, लेकिन हरियाणा जो प्रांत रहा है ना, हमें आरएसएस की ड्रेस देख के, जैसे आपने कहा, कुछ चूटकिया काट देना, कुछ बोल देना,
हमें आरएसएस की ड्रेस, बेशक उनका जो भी इतिहास रहा, लेकिन आरएसएस की ड्रेस हरियाणा के लोगों को 2014 से पहले कभी नहीं भाई या कभी अट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही ड्रेस को सब ने अप्रिशिएट किया, वो है फौज की ड्रेस। यहाँ फौजी बनना, देश की रक्षा करना, देश के लिए जान देना, शहीद होना, मुझे लगता है ये देशभक्ति की सुप्रीम स्थिति है। इससे बड़ा जब आप अपना बलिदान ही कर देते हो, आपके अभी देखिए ना, गांव में जाएं, लगभग हर परिवार से पुराना उनके पीढ़ी से निकालें तो कोई ना कोई शहीद मिल जाएगा, काका या कोई ना कोई फौज में सेवा उन्होंने दी, रिलेशन में जरूर मिलेगा, ऐसा कोई बचा है नहीं। मतलब या तो सर्विस कर रहा है, या सर्विस कर चुका है, या शहीद हो चुका है, या कोई चोट खा चुका है। तो हमारे यहाँ तो इसीलिए जो फौज की और पुलिस की पहले नंबर पे फौज है, जो पहला प्यार है हमारे लोगों का वो फौज है। जो दूर नहीं जाना चाहते उनके लिए पुलिस है। मतलब वर्दी का जो वर्दी जो गणवेश की बात है, वो सैनिक की वर्दी, वो सैनिक की वर्दी। हमारे यहाँ ना छाती पे गोली खाना जो है ना, वो उस समय होगा भाई, देखी जाएगी। तो इसीलिए भी एक कारण रहा है। दूसरी बात, हमारे यहाँ ना 19वीं सदी से ही आर्य समाज का प्रभाव रहा है, और आर्य समाज, अब पंजाब में तो आर्य समाज के मंदिरों में भी शाखाएं लगती थी पहले, और चूंकि इस तरह से होता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे, क्योंकि आर्य समाज भी और आरएसएस भी दोनों समाज को ही तो सर्व कर रहे हैं, समाज के लोगों को तो अपने साथ जुड़ रहे हैं, तो फिर इनका कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ जब वो एक दूसरे के जो फॉलोवर्स हैं उनमें आपसदारी होने लगी, वो इधर से उधर, उधर से उधर, फिर डिफरेंसेस होने शुरू हो गए। हरियाणा में भी, हरियाणा में तो जैसे आर्य समाज का ही ज़्यादा प्रभाव रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती का ज़्यादा प्रभाव रहा है। और हमारे यहाँ पे तो इस इलाके में तो आप देखोगे ये पूरा आर्य समाज का गढ़ होता था ये, और धीरे धीरे आर्य समाज जो है ना, एक बार तो पीक पे था, बिल्कुल पीक पे था। लेकिन जैसे आरएसएस की जो हम बात कर रहे हैं, हरियाणा में आरएसएस का कोई ज़्यादा प्रभाव अपने प्रदेश में देखने को कम मिलता था। 1925 में जैसे आरएसएस की स्थापना हुई अक्टूबर में, आज 25 है 2025, तो 100 साल पूरे हो चुके हैं। नागपुर से स्थापना हुई थी, और वहीं पे हेड ऑफिस भी अभी नागपुर में ही है। तो धीरे धीरे हम देखें बात करें तो आज़ादी से पहले वैसे हरियाणा में शाखा लगनी शुरू हो गई थी। अगर हम बात करें, आंकड़ों की बात करें या इतिहास की बात करें, तो 1937 में शाहबाद मारकंडा में पहली शाखा लगी थी, 1937 में, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले। तो 1937 में पहली शाखा लगी। आज अगर हम हरियाणा की बात करें, आज क्योंकि 2014 में भाजपा की सरकार बनी है और अब 11 साल हो चुके हैं लगातार सरकार को देखते हुए, तो आज हरियाणा में एक अनुमान के हम बात करें तो 1000 से ज़्यादा शाखाएं लगती है। अगर रोहतक की हम बात करें तो अकेले रोहतक में 30 शाखाएं लगती है, रोहतक में। तो आप ये मानिए, अब पूरे हरियाणा में 1000 से ज़्यादा शाखाएं अभी लगती है, तो हज़ारों जो सदस्य हैं वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अब ये आरएसएस में जो लोग नए मतलब शाखा में जुड़ने लगे हैं, देखिए अब इसमें भी ना, कल हमारे एक पत्रकार साथी उन्होंने फेसबुक पे काफ़ी अच्छा लिख रखा था कि आरएसएस में 3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी वो है 2014 से पहले शाखा से जुड़े हुए थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, और वो आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि उस समय तो पावर नहीं थी, हरियाणा में तो कुछ था ही नहीं। तो वो पक्के, जैसे मनोहर लाल खट्टर, वो शाखा के आदमी हैं और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। एक हैं 2014 के बाद, और एक हैं फिर 2019 या उसके बाद, जब उनको लगा कि भाजपा और मोदी और खट्टर लंबे समय तक चलने वाले हैं, तो उनको लगा मजबूरी में इस रेल में आप बैठना ही पड़ेगा। एक तो 2014 से पहले, फिर 2014 वाली रेल में चढ़े, फिर बाद वाली में चढ़े। तो मतलब ये अपॉर्चुनिज्म है, ये भी एक तरह का कि भाई चलो क्या पता कुछ मिले। फिर वो उनसे पूछते हैं कि आपकी आरएसएस में आयु कितनी है, मतलब संघ आयु क्या है, तो फिर वो तो कितने समय से, नहीं
नहीं नहीं नहीं, ये अपने वाले लोग बहुत तेज है। अच्छा, पूरी होमवर्क नहीं करके नहीं जाते नहीं हैं? नहीं, वो बहुत तेज है। वो जवाब नहीं देंगे 1 साल 2 साल लेंगे। नोगे जी बात यह है, हमारे टांड पे धरी थी एक संदूक, और उस संदूक खोल ली ना मेरे दादा परदादा की, वो ये भूल जाते हैं कि 1925 में तो बनी है। नुगे जी 100 साल हो गए उन्हें। नुगे जी उसमें पाई एक निक्कर खाकी, जब मैंने बूझी तो बताई है कि भाई तेरा दादा तो परदादा शाखा लाया करता। बोला जी हम तो दादा के टाइम से जुड़ रहे हैं, हमारी आयु तो आप तो भी ज़्यादा है। तो तो अपना आदमी जो है ना राजनीतिक मतलब फंसक होना, वो बोल में तो जाने ना दे, लेकिन सच्चाई तो देखो आरएसएस वालों को पता ही है कि किसका क्या योगदान है और किस तरह से। लेकिन आजकल के जो पॉलिटिशियन जैसे धर्मवीर सिंह तो गणवेश में भी नजर आए, गणवेश में भी आए, और अभी वो एक जेजेपी से आए मंत्री, पूर्व मंत्री अनूप धानक जी की भी वेशभूषा में है। हालांकि आज पुराने जो नेता ये तो हैं, ओम प्रकाश धनखड़ हो गए, अनिल विज हो गए। पुराने नेता तो आप अगर बात करें तो रतन लाल कटारिया जो पूर्व में सांसद थे, मंत्री भी रहे, और प्रोफेसर गणेशी लाल जो ओडिशा के गवर्नर भी रहे, और अब जो शिक्षा मंत्री हैं महिपाल ढांडा जी, ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज, मोहनलाल बडोली, और आपके मनोहरलाल खट्टर तो यहाँ लंबे समय तक उन्होंने काम किया, प्रचारक के तौर पे भी। मनीष ग्रोवर जब अपनी मनीष ग्रोवर भी जो है संघ से लंबे समय से जुड़े रहे, बता के गए थे जी। तो और भी काफ़ी ऐसे नेता हैं जो आरएसएस की सेवा करते, देश की समाज की सेवा करते करते राजनीति में आए हैं ये लोग। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे संघ के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघ के लिए समर्पित कर रखा है, समाज सेवा के लिए समर्पित कर रखा है, राष्ट्रवाद के लिए समर्पित कर रखा है, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आए, वो राजनीति में नहीं आए, क्योंकि उनको किसी भी पद से, किसी भी लाभ के पद से उनको कोई सरोकार नहीं होता। वो समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए आते हैं। वो राजनीति में जो पक्के जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं वो राजनीति में आना ही पसंद नहीं करते। लेकिन ओपी जी ये भी कहा जाता है कि जब बीजेपी से कहीं भी बात ना समझे, जब उनको लगे कि यहाँ आपसे मामला नहीं सुलझेगा, चुनाव नहीं जीता जाएगा, तब आरएसएस के लोग अपना थैला लेके आते हैं और वो फिर पूरे शहर में, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पूरे स्टेट में फैल जाते हैं। फिर वो 15-20 दिन में सारा गेम घुमा देते हैं और फिर अपना जैसी चुनाव खत्म, अपने झोला उठाया और फिर वो अपने अगले ये जो 2024 का जो चुनाव का जो उलटफेर हुआ है, जो हर आदमी शॉक्ड है कि भाई ये कैसे भाजपा तीसरी बार सरकार बना लेगी, क्योंकि कांग्रेस का तो सभी मानते हैं कांग्रेस सरकार बना लेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये जो गेम पलटा है ना, ये गेम चेंजर की भूमिका जो है आरएसएस ने ही निभाई है। वो गांव-गांव में, वो गली-गली में, वो घर घर तक पहुँचे हैं और उन्होंने ही ये सब जो पूरी रणनीति के साथ जो 48 सीटों पर भाजपा को लेके आए हैं, ये आरएसएस की बदौलत है और ये बीजेपी भी मानती है कि ये आरएसएस की वजह से हुआ है। तो आप ये देखिए कि आरएसएस की वजह से ये जीत हुई है बीजेपी की, तो आरएसएस के ही निर्णय पे फैसले लिए जा रहे हैं, जो भी आप उन्हीं की सहमति से जो भी निर्णय हो जा रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के वीसी की बात करो या किसी चेयरमैन आयोग में, या कोई भी अगर बड़ी ज्वाइनिंग होती है तो अब अगर आरएसएस की सहमति के नहीं हो पा रही है। लेकिन आप ये देखिए कि लोगों के सामने एग्जाम्पल क्या है। आज के दिन हरियाणा से सबसे मजबूत नेता मनोहरलाल खट्टर है। वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे 2 टर्म और उसके बाद वो आज केंद्र में बहुत शक्तिशाली मिनिस्टर हैं। लेकिन उनकी असली शक्ति क्या है कि वो आरएसएस से जुड़े हुए, पुराने जुड़े हुए, दशकों से जुड़े हुए प्रचारक रहे हैं, फुल टाइम प्रचारक रहे हैं और पॉलिटिशियन तो वो अब पिछले 2014 के बाद हैं। तो ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है ना, आरएसएस प्लस आपका जो बीजेपी के अंदर जो भी आपने पोजीशन, तो लोग इसीलिए बीजेपी में होने के साथ साथ आरएसएस इसलिए जुड़ रहे हैं कि एक बार आपके साथ बीजेपी के साथ आरएसएस का नाम जुड़ गया कि आप संगठन से भी जुड़े हो, वो कॉम्बिनेशन आपको कहीं भी बैठा सकता है, कोई भी कुर्सी दिलवा सकता है, वो सारे तालों की चाबी है। लेकिन जो आपने जिक्र किया कि 2014 के बाद
जो आरएसएस बीजेपी में शामिल हुए, आरएसएस में तो हम उनको नहीं कहेंगे क्योंकि उनको आरएसएस की तो डेफिनेशन का भी नहीं पता उनको होगा, फिर हाँ समझ में आया होगा कि पता ही नहीं होगा। लेकिन उनको ये पता है कि जैसे बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अगर वो गणवेश आरएसएस का उन्होंने धारण कर लिया तो वो आरएसएस के पक्के कार्यकर्ता हो गए, वो अपने आप को मानते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट तो करते हैं, हाँ, लेकिन ये अवसरवादी है, ये इसमें अवसरवादिता दिखाई दे रही है। उनको कुछ तो अवसर ढूंढने लग रहे हैं इसमें और कुछ डर के मारे वर्दी पहन रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो डर भी तो है ना, डर भी है, किसी पे कुछ मामले है, किसी पे कुछ मामले हैं। कोई अपने गांव में, मोहल्ले में, अपने शहर में, कस्बे में अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं तो वो तो फिर आरएसएस का मेंबर बन के ही या बीजेपी में शामिल होके ही दिखा सकते हैं, क्योंकि तीसरी बार बीजेपी की सरकार है। हालांकि मैं आपको बताऊं, जो आरएसएस की एक जो रणनीति होती है सत्सिंह जी, वो ये है कि गांव में 3% मेंबर आरएसएस के अगर हो जाए, शहर में आपके आरएसएस के मेंबर 3% है और गांव में 1% है, तो ये माना जाता है कि उस प्रदेश में, उस जिले में, उस गांव में आरएसएस बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। अभी अगर हम ओवरऑल बात करें हरियाणा की, तो 3% शहरों में और 1% गाँव में अभी तक भी आरएसएस के मेंबर बन नहीं पाए हैं। लेकिन आप ये देखिए कितनी मजबूती के साथ है अब आरएसएस खड़ा है हरियाणा में। ये तो आरएसएस के जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता, वो बताते हैं, वो मानते हैं इस चीज़ को कि अभी भी ये स्थिति है और फिर भी संघ कितना मजबूत है। और काफ़ी शोर मचता है जब आरएसएस के इवेंट यूनिवर्सिटी वगैरह में होते हैं। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि जब आरएसएस शुरू हुआ और जब आर्य समाज दोनों अपना काम कर रहे थे, तो आरएसएस का काम संगठन बनाना था, लोगों को जोड़ना था, उस तरह से अपना अलग काम कर रहे थे। लेकिन आर्य समाज ने सारा ध्यान सामाजिक बुराई को ख़त्म करने में और शिक्षा संस्थान खड़ा करने में, जिसमें डीएवी एक बहुत बड़ा संस्थान है जो पूरा कंट्री वाइड जिसके इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, और ये जो हमारी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, ये भी महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम के ऊपर है। तो ये सारे की सारी चीज़ें खड़ी की हैं आर्य समाज के कंट्रीब्यूशन के कारण, और उन्हीं को याद करते हुए आज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी खड़ी है और अब इसमें दखल शुरू होना हो गया है आरएसएस का। तो इसीलिए आरएसएस के भी काफ़ी स्कूल है, शिक्षण संस्थान है। हाँ, गीता जैसे ये जो आपके कहेंगे जो शिक्षा भारती है, गीता निकेतन है, कई बहुत सारे स्कूल हैं। यहाँ पे तो जो हिंदू संस्था है, हिंदू कॉलेज स्कूल है, वो भी आरएसएस का ही उसमें पदाधिकारी है। और लेकिन जितना रेवोल्यूशन आर्य समाज ने किया शिक्षा को लेकर के, सामाजिक बुराई को, खास करके हमारे इलाके में और उसमें भी गांव के इलाके में, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो मुझे लगता है कि शायद ये भी दो बड़ी संस्थाएं हैं। देखो, पहले हरियाणा में ना गुरुकुल सिस्टम ज़्यादा प्रभावी था और आर्य समाज से जुड़े लोगों ने तो ऐसा है कि अपने ज़मीन तक दान की, वहाँ पे गुरुकुल शुरू किए गए, फिर उसके बाद स्कूल बने, फिर उसके बाद अब ये जो खानपुर में जो है अपना भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये कभी गुरुकुल होता था गर्ल्स के लिए और आज वहाँ पे यूनिवर्सिटी खड़ी है। ये कांग्रेस सरकार में यूनिवर्सिटी का दर्जा। तो ये जो आर्य समाज ने ही इसकी शुरुआत की थी गुरुकुल की, और आज वो यूनिवर्सिटी है। तो ऐसा नहीं है, आर्य समाज ने भी शिक्षा को लेके काफ़ी काम किया और आरएसएस ने भी शिक्षण संस्थाओं को लेके काम किया है, खासकर स्कूलों को लेके, स्कूलों में। तो ये दोनों ही जो संस्थाएं हैं, ये समाज उत्थान के लिए और राष्ट्रवाद के लिए ही इन्होंने काम किया है, पैरेलल काम किए हैं। हालांकि वो आरएसएस का जैसे भाई सरकार आती है तो फिर वो प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, जब सरकार चली जाती है तो प्रभाव कम हो जाता है। ये तो आप समय के हिसाब से उतार चढ़ाव आते हैं। देखिए, जब तक आरएसएस अपॉलिटिकल रही तब तक आरएसएस लोगों को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब आरएसएस की दखल के बगैर ना सरकार में कोई काम होता है, ना सरकार में किसी को मंत्रालय मिलता है। आरएसएस की दखल के बगैर आप ये मानिए कि कुछ भी शिक्षण संस्थान हो, राजनीतिक गतिविधियाँ हो, सब कुछ आरएसएस की परमिशन लेनी पड़ती है। और ये एक नया बदलाव है और इसका रिएक्शन भी होगा। देखो, ये
जैसे हरियाणा में आर्य समाज का आपने जिक्र किया कि आर्य समाज का प्रभाव ज़्यादा रहा है, तो इसका कारण आप देखोगे कि जो आरएसएस चीफ है नेशनल लेवल पे, वो कभी भी हरियाणा से नहीं बने, और जहाँ तक मेरे को याद है नॉर्थ इंडिया से भी में भी कोई आरएसएस चीफ आज तक नहीं बन पाया है। तो ये हाँ, लेकिन अब आरएसएस से जो यहाँ से निकले हरियाणा से पदाधिकारी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, अच्छे पदों तक पहुँचे हैं, नेशनल लेवल पे उन्होंने कैंपेनिंग भी चलाए हैं, लेकिन उस लेवल पे कोई चीफ की कुर्सी तक आज तक कोई नहीं पहुँच पाया है। तो साथियों, आज हमने बातचीत की आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हरियाणा पर है, समाज पर है, और जिस तरीके से आरएसएस आज एक बहुत बड़ी फोर्स हो गया है और आरएसएस के दखल के बगैर, उनके इंटरवेंशन के बगैर आज चीज़ें नहीं होती हैं। आपको इस बारे में क्या आपकी राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।